दुनिया के लिए शौर्य राठौड़ मर चुका है। वो कुछ पल रुका, फिर धीमी आवाज में बोला, अभी दुनिया मुझे एक मामूली भिखारी समझती रहे तो बेहतर है। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर शौर्य राठौड़ जैसा आदमी भिखारी बनकर क्यों जी रहा था? वो पिछले 6 महीनों से अपनी पहचान क्यों छुपा रहा था? और आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी को कुछ दिन पीछे ले जाना होगा। उस रात जब शिप्रा के साथ जबरदस्ती शादी होने के बाद शौर्य चुपचाप वापस उसी मंदिर में पहुंचा था जहां वो पिछले कई महीनों से रह रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा था। जब वो मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर बैठा तो पुजारी जी अपने कमरे से बाहर निकल आए और चिंता जाहिर करते हुए बोले, तुम आ गए बेटा। मैंने सुना कि कुछ बदमाश तुम्हें उठाकर ले गए थे। सब ठीक तो है ना? एक ही सांस में पुजारी ने कई सवाल कर दिए। फिर जैसे उन्हें ध्यान आया कि वो पूछ भी किससे रहे हैं, ये तो कुछ बोल ही नहीं पाता तो जवाब कैसे देगा। इस बात का ख्याल आते ही पुजारी जी अपनी बेवकूफी पर हल्के से हंस दिए और फिर बोले, चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कुछ खाना वाना खाया है कि नहीं? भिखारी एक टक पुजारी को देखता रहा और सोचने लगा कि ये एक पुजारी है जो उसका अपना ना होकर भी उसकी इतनी चिंता कर रहा है, और वहीं कुछ अपने ही लोग होते हैं जो आपकी फिक्र तो छोड़ो, आपको अपने रास्ते का कांटा समझकर आपको साफ कर देना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बलवंत राय की कोठी के मेन हॉल में पूरा राय परिवार इकट्ठा था। आखिर मुश्किल की घड़ी में ही अपने परायों का फर्क समझ में आता है। बलवंत राय के 3 बेटे बृजभूषण, राजदीप और जगताप राय और एक बेटी नैना राय हैं। बृजभूषण बलवंत का बड़ा बेटा है, दूसरे नंबर पर राजदीप और तीसरे नंबर पर जगताप है। इन सब में नैना सबसे छोटी है, लेकिन फिलहाल घर का माहौल काफी टेंस है। इस वक्त तक शिप्रा भी होश में आ चुकी थी और अपनी मां के साथ एक सोफे पर बैठी हुई थी। इन सब के बीच बलवंत राय अकेले एक सोफे पर बैठे थे। हेड ऑफ द फैमिली होने के कारण सबकी नजर उन पर ही थी। आखिरकार खामोशी को तोड़ते हुए बलवंत राय गंभीर स्वर में बोले, आप सभी जानते हैं कि हम सब यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे परिवार के साथ जो हुआ है, अब उससे कैसे निपटा जाए। इतना बोलकर बलवंत राय सबकी ओर देखने लगे। तभी कोई और कुछ कहता, उससे पहले बड़े बेटे बृजभूषण की पत्नी सरला आरोप लगाते हुए बोल पड़ी, माफ कीजिए पिताजी, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार खुद शिप्रा है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्थिति में भी सरला शिप्रा पर ही इल्जाम लगा देगी। बृजभूषण को भी सरला का यूं सबके सामने शिप्रा पर दोषारोपण करना ठीक नहीं लगा। घर की बड़ी बहू है, पर सरला अक्सर वक्त की नजाकत को भांप नहीं पाती। तभी अचानक बृजभूषण ने सरला को डांटते हुए कहा, चुप रहो, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि कब कहां क्या बोलना चाहिए। इस पर सरला अपने बचाव में बोली, मैंने क्या गलत कहा? आज जो भी हुआ वो सब शिप्रा की गलती के कारण ही तो हुआ है। मुझे तो डर है कि इसकी गलती का खामियाजा हमारे बच्चों को भी ना भुगतना पड़े। सरला रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बृजभूषण को डर था कि कहीं बाबूजी बुरा ना मान जाएं। इसीलिए बृजभूषण ने सख्त लहजे में कहा, तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। मेरी जुबान तो आप बंद करवा देंगे, पर इससे सच बदल नहीं जाएगा। सरला ने जैसे तैसे कसम ही खा रखी थी कि आज वो चुप नहीं बैठेगी। हॉल में उपस्थित परिवार के और भी कई लोग थे जिनके विचार सरला जैसे ही थे, पर सरेआम वो अपने विचार व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए सरला ने जो कहा था उससे वो मन ही मन खुश थे। बलवंत राय एक टक सरला को ही देख रहे थे। बाबूजी के कारण सरला थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन वो खुश थी कि उसने अपने मन की बात कह दी। तभी बलवंत राय ने रौबदार आवाज में पूछा, तुम्हें और भी जहर उगलना है बहू? सरला को उम्मीद नहीं थी कि बलवंत राय उसकी बातों को ऐसे लेंगे। तभी बृजभूषण बोल पड़े, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं पिताजी, ये थोड़ी नादान है। क्यों? क्या ये 12 साल की बच्ची है?
और इसके लिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर बलवंत राय एक बार फिर सरला से सवाल करते हुए बोले, हाँ तो बताओ बहू, इसके लिए शिप्रा कैसे जिम्मेदार है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और बेगर हस्बैंड के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।